हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं जनरल साइंस लेके आया हूँ। ठीक है, जनरल साइंस का आज हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि अभी तक आप हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपीपी, यूपीआर रीजनल एंड लेखपाल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज थी। ठीक है, कहते हैं टॉप 50 क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज भी हमने टॉप 50 नहीं है, आज हम टॉप 25 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी सीरीज है टॉप 25 क्वेश्चन है, उसमें हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे और अच्छे से आपको कराएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक बार पढ़ने के बाद यदि क्वेश्चन के तुरंत से आप रिवाइज कर लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ें कभी भूलती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से आपको पढ़ाएंगे पूरा क्वेश्चन 25। पढ़ाने के बाद उस 25 क्वेश्चन को हम फिर से फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद तुरंत आप रिवाइज कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम चलेंगे क्वेश्चन पे। इसके पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसे कि हमारे जो जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, ये जनरल साइंस सीरीज है, जैसे यूपीआर मेल वहाँ में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, वहाँ भी पूछा जाएगा। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम है, वहाँ भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूपीपी, दोस्तों अभी यूपीपी की वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम नहीं हुआ है, तो यूपीपी में काफ़ी क्वेश्चन जनरल साइंस के रहते हैं। तो कोई कैंडिडेट यूपीपी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी लेखपाल, जो कि लगभग 5000 से प्लस वैकेंसी है, वहाँ भी काफ़ी जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा डीआरडीओ, आप जानते हैं डीआरडीओ भी क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं, क्योंकि जनरल साइंस का दायरा आजकल बढ़ चुका है, लगभग हर एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से हमने मैक्सिमम क्वेश्चन वही रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ठीक है, ये दो विद्युत आवेश है हमारे, उन विद्युत आवेशों के बीच का जो लगने वाला फोर्स है या बल है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। एम्पियर का नियम है, ऑप्शन नंबर बी कूलॉम का नियम है, ऑप्शन नंबर सी हमारा फैराडे का नियम है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ओम का नियम है। तो कौन सा नियम होता है दोस्तों, दो विद्युत आवेशों के बीच जो नियम लगता है वो कौन सा नियम होता है, वो कूलॉम का नियम होता है। ऑप्शन नंबर 1 का बी सही होगा। ये कैसे होता है कि दो ऐसे बल हैं हमारे, ठीक है, दो आवेश हैं, मान लेता हूँ एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी R है और इनके बीच लगने वाला बल हमको ज्ञात करना है। तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपान R²। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। इसके बीच का जो बल होता है F इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपान R², इसी में एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा किसका नियम है, ये हमारे कूलॉम का नियम है, जो कि दो विद्युत आवेशों के बीच का लगने वाला बल होता है। तो ये पूछा है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन सा नियम है, तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल हमारा कूलॉम का नियम होता है। तो 1 का भी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, वस्तुओं का स्थानांतरण किसके आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन या ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रॉन। तो हमारे आवेशन जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो हमारा 2 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, उनके परमाणु हल्के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, उनका उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, उनमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो 3 के ऑप्शन नंबर ए सही है 3 का। ठीक है, इसी क्रम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा तांबा,
ऑप्शन नंबर सी है सोना, ऑप्शन नंबर डी है अभ्रक। ठीक है, तो हम जानते हैं जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है क्या होता है, वो सिल्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी है सेलेनियम, ऑप्शन नंबर डी है आर्सेनिक। तो हम जानते हैं दोस्तों जर्मेनियम भी हमारा सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन भी हमारा सेमीकंडक्टर होता है, सेलेनियम भी हमारा सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन हमारा आर्सेनिक सेमीकंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितना होती है, 5 होती है। ठीक है, तो जिनकी वैलेंसी 4 होती है वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि सेमीकंडक्टर की संयोजकता कितनी होती है, तो सेमीकंडक्टर की संयोजकता या वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो जिन एलिमेंट के या जिन तत्व के वैलेंसी 4 हैं वो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है इसमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो 5 का डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है या सस्ता होता है, ऑप्शन नंबर सी है या बहुत टिकाऊ होता है, ऑप्शन नंबर डी है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो क्या सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत निम्न होती है, इसीलिए इसका विद्युत चालन अधिक होता है। ठीक है, तो 6 का डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एम्पियर मात्रक है प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय क्षेत्र का। तो हम जानते हैं एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने में, ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सुरक्षा के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है फ्यूज के लिए। तो हम जानते हैं जो अर्थिंग की जाती है विद्युत उपकरण में, जो अर्थ प्रयोग किया जाता है वो सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कभी भी शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा करंट क्या हो, ग्राउंड हो जाए। ठीक है, तो ग्राउंड होने से तो आदमी की सुरक्षा हो जाती है, तो इसीलिए अर्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 0 होगा, 1 होगा, या 1 से कम होगा, या अनंत होगा। तो हमने इसके पहले बताया दोस्तों कि जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट या अनंत होता है। तो 9 का डी हमारा करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, हमने बताया भी था, एक तो आपसे आइडियल वोल्ट मीटर पूछेगा या आइडियल करंट मीटर पूछेगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर या आइडियल करंट मीटर को बोलते हैं अमीटर। तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियल के केस में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आइडियल केस में उसका 0 होगा, लेकिन आइडियल केस में अगर वोल्ट मीटर की बात करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, अनंत होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 व अनंत के बीच होगा। ठीक है, तो हमारा किरचॉफ का धारा नियम है। हम जानते हैं किसी एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, या कभी किसी एक बिंदु पर आने वाली या जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। तो ये 2 प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, तो बीजगणितीय योग क्या होगा, वो 0 होगा। तो 10 का बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है या किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। ठीक है, ये किसका नियम है आपको बताना है। किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, एक किसका नियम है। तो हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V भी कहते हैं। ठीक है, तो किसका नियम होता है, ये नियम हमारा होता है ओम का नियम।
तो 11 का डी हमारा करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर न्यूमेरिकल भी लगाने के लिए कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, V = होता है I/R, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, इस फार्मूले पे। तो 11 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। हमें इसमें करंट ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस R का मान दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस R का मान दिया हुआ है, R = दिया हुआ है 440 ओम। इसके अलावा वोल्टेज का मान दिया हुआ है V = 110 वोल्ट, ठीक है। तो हमको धारा ज्ञात करनी है, तो हम तो जान गए कि वही फार्मूला लगाना है इसके पहले जो हमने बताया था आपको, V = IRC, ठीक है। तो हमको I ज्ञात करनी है, तो I = हो जाएगा हमारा V/R, ठीक है। तो V हमारा कितना है, V हमारा 110 वोल्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 440 ओम है। 0 से 0 हमारा कट गया, 11 × 11 4 टाइम्स गया, ठीक है, 44 होगा। तो 1/, कितना हो गया, 1/4 हो गया। हम जानते हैं 1/4 का मान कितना होता है, 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो हमारी करंट आ गई कितना, 0.25 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है जिंक, ऑप्शन नंबर बी है गंधक अम्ल, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा अमोनियम क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस अमोनियम क्लोराइड, तो जो शुष्क सेल जो होता है उसमें जो विद्युत अपघट्य पाया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अमोनियम क्लोराइड को लिखते हैं NH4Cl, ठीक है। क्या होता है, NH4Cl होता है। ये हमारा अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है क्या, यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब, ठीक है, 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा चलते हैं या जलते हैं, ठीक है, चलते नहीं दोस्तों, जलते हैं, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा कि जलते हैं, ठीक है। प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन ऊर्जा का उपयोग का मान बताइए, ठीक है। तो प्रतिदिन जो एनर्जी खपत होगी उस एनर्जी को आपको बताना है। तो एनर्जी की खपत = हो जाएगा हमारा, इसका फार्मूला क्या होता है, वाट × आवर × टाइम, या आप डे कह सकते हो, अपॉन 1000, ठीक है। तो इसी बेस पे हम इसको लगाते हैं। तो हम जानते हैं इसमें हमको दिया क्या है, हमको दिया हुआ है 100 वाट, तो हो जाएगा 100 × बल्ब, कितने दिए हैं, 10 बल्ब दिए हैं। कितने दिन जलता है, प्रतिदिन जलता है, ठीक है, प्रतिदिन 1 घंटा जलता है, ठीक है। 10 बल्ब हैं, 100 वाट की हैं, 1 घंटा प्रतिदिन जलती हैं, ठीक है, बटे 1000, ठीक है। तुम देखते हैं 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो गया, तो बचा हमारा कितना, 1 की 1 यूनिट, ठीक है। तो प्रतिदिन की जो उसकी खपत है, कितने दिन खपत है, 1 यूनिट की खपत है। तो 14 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यूपी आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप फार्मूला याद रखें, जो कुछ दिया रहेगा वाट आवर × डे × टाइम अपॉन 1000, ठीक है। गुणा करके 1000 से भाग दे देना है, जो आएगा वही आपकी यूनिट हो जाएगी या बिजली की खपत हो जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट पर डे की उसकी खपत है। इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो अर्धचालक चिप हमारी किसकी बनी होती है, कैल्शियम की,
या ऑप्शन नंबर बी है कार्बन की, या ऑप्शन नंबर सी है सिलिकॉन की, या ऑप्शन नंबर डी है जर्मेनियम की। तो हम जानते हैं जो हमारी अर्धचालक डिवाइस होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती हैं सिलिकॉन की। तो आईसी का फुल फॉर्म में क्या पूछ लेता है कभी कभी, क्या होता है एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ को बोलते हैं क्या, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, हिंदी में एकीकृत परिपथ बोलते हैं। तो 15 का सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 15 घंटे चलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च क्या आएगा। ठीक है, पर यूनिट 50 पैसे है तो आपकी इसकी खपत बतानी है, खर्च बताना है। पहले तो आप खपत निकालेंगे, उसकी कितनी खपत हो रही है पर डे की, उसके बाद उसकी एनर्जी कितना, ठीक है, पैसा कितना लग रहा है, ये आपको बताना है। तो 100 वाट का बल्ब पहले हम खपत निकालते हैं। ठीक है, खपत क्या हो जाएगी, 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन इंटू एक दिन 15 घंटे चला जाता है। ठीक है, तो 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में बटे 1000। ठीक है, तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो गया। अब कितना आ गया हमारा, 15 या 45 यूनिट आ गई हमारी। ठीक है, कितनी यूनिट आ गई, 45 यूनिट आ गई। लेकिन कह रहा है कि एक यूनिट का 50 पैसे है। ठीक है, एक यूनिट का 50 पैसे, एक यूनिट का 50 पैसे है तो 45 यूनिट का कितना होगा, तो हम 50 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 25 के 5, 5 चौ 20 2 22, 2250 पैसा आया। ठीक है, देख रहे हैं 2250 पैसे में नहीं है, 500 रुपये में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 50 पैसा होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो हम 100 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22.5, एक अंक में दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 22.50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22.50, मतलब 22.5 रुपये पड़ेगा उसे 30 दिन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है तांबे और लोहे का, ऑप्शन नंबर बी है तांबा और शीशे का, ऑप्शन नंबर सी है शीशा और टिन का, ऑप्शन नंबर डी है शीशा का। ठीक है, तो हमारा जो फ्यूज होता है वो बना होता है किसका, शीशा और टिन का। तो 17 का सी हमारा करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप याद रखें। आपने देखा होगा दोस्तों कि ये मैं जनरल साइंस जरूर करा रहा हूँ, लेकिन जनरल साइंस में इंजीनियरिंग साइंस की बात कीजिए आप। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्टली आपको इसी तरह के क्वेश्चन, यदि आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें, हमने जो टॉप 25 क्वेश्चन रखे हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी है संवेग संरक्षण पर, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा किरचॉफ का धारा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 18 का ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर, ऑप्शन नंबर बी है गॉस, ऑप्शन नंबर सी है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी है टेस्ला। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, क्योंकि 19 का ये हमारा करेक्ट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है,
इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है हेनरी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ओरस्टेड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टा द्वारा। तो हम जानते हैं विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? ओरस्टेड द्वारा। 20 का बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओरस्टेड ने विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का नियम दिया था, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उनका महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है? जर्मेनियम है, ऑस्मियम है, रेडियम है या सीसा है, ठीक है। तो हम जानते हैं जर्मेनियम का ही प्रयोग करते हैं हम ट्रांजिस्टर में। तो 21 का ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है बेरियम या ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रांसियम, ठीक है। तो आतिशबाजी में हम किसका प्रयोग करते हैं? आतिशबाजी में हरे रंग की उपस्थिति के लिए हम प्रयोग करते हैं 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं हम बेरियम का प्रयोग करते हैं। हरे रंग के लिए बेरियम का, लाल रंग के लिए स्ट्रांसियम का। इस चीज़ को आप याद रखना, दोनों चीज़ के लिए पूछता है कि आतिशबाजी में हरे रंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हरे रंग के लिए हम बेरियम का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। लेकिन यही रेड कलर पूछा होता है लाल रंग के लिए, तो लाल रंग के लिए हम स्ट्रांसियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे भारी धातु है, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे भारी धातु है लिथियम, ऑस्मियम, लोहा या सिल्वर, ठीक है। तो सबसे भारी धातु हमारी कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। 23 का भी हमारा करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार आता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे हल्की पूछता है, सबसे हल्की क्या होती है? लिथियम होती है। सबसे हल्की लिथियम होती है, लेकिन सबसे भारी क्या होती है? ऑस्मियम होती है। यहाँ भारी की बात किया हुआ है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली आदि के तत्व बने होते हैं, जो उसके एलिमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन के, बी है नाइक्रोम के, सी है जर्मन सिल्वर के या डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा जो विद्युत इस्त्री होता है या हीटर होता है या विद्युत केतली होती है, इन सब के जो एलिमेंट होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। 24 का भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये DMRC में भी आया था, ठीक है, नोएडा मेट्रो में भी आया था। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे है ना दोस्तों, जनरल साइंस के अंतर्गत भी हैं, इसके अलावा आपको टेक्निकल में भी, टेक्निकल पार्ट में भी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे रखा है कॉम्बिनेशन कि आपको टेक्निकल भी आपका कवर हो जाए और जनरल साइंस का भी आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो 24 का भी हमारा करेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा अभी मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको 25 क्वेश्चन कराने के बाद दोस्तों इसका मैं आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आप रिवीजन में देखिएगा। इसके अलावा फिर आपको लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों लास्ट 25 क्वेश्चन। धातु की प्रकृति होती है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से सभी, ठीक है। ये मेटल की नेचर की बात कर रहा है, उसका नेचर क्या होता है मेटल का? तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। विद्युत धनात्मक होता है। तो 25 का ये हमारा करेक्ट है दोस्तों। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब आइए इसको जल्दी से फट से रिवीजन कर लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा, देखते हैं आपको कितना याद रहता है, ठीक है। तो उसे फिर से अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि एक बार पढ़िए उसको रिवाइज कीजिए, ये पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है और सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो आइए हम तुरंत फास्ट रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित हैं, कौन सा नियम था? कूलॉम का नियम था। 1 का भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन के, बी है पॉजिट्रॉन के, सी है प्रोटॉन के, डी है न्यूट्रॉन के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 3 का ये हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है?
तो हम जानते हैं चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है, तो 4 का ये हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या आर्सेनिक? तो हम जानते हैं आर्सेनिक हमारा ये अर्धचालक नहीं होता है, तो 5 का डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी है सस्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी है बहुत टिकाऊ होता है। या ऑप्शन नंबर डी इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, तो 7 सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। ठीक है, किसके लिए उपयोग होता है? सेफ्टी के लिए या सुरक्षा के लिए। 8 का सी हमारा करेक्ट होगा। इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 0 होगा, बी है 1 होगा, सी है 1 से कम होगा, डी होगा अनंत, जो कि सही है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। तो 9 का डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? तो बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, जो कि हमारे किरचॉफ का धारा का नियम है। तो 10 का बी हमारा करेक्ट होगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम हमारा किसका होता है? ये हमारा ओम का नियम होता है, जो कि 11 का डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमें वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट। तो धारा ज्ञात करनी है, तो मैं धारा का फार्मूला बताया था आपको, आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपान आर होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 110 वोल्ट अपान हम 440 कर लेंगे, तो 0 से 0 चला जाएगा, 11 की 11, 11.4, 1/4 हो जाएगा। हम जानते हैं 1/4 की वैल्यू कितना होती है? 0.25 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 12 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में, एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जिंक का, गंधक अम्ल का, या अमोनियम क्लोराइड का, या डी मैग्नीज डाइऑक्साइड का? तो हम जानते हैं क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, 13 सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किरचॉफ का जो धारा नियम है, जो पहला नियम है, ऑप्शन नंबर ए पे आधारित है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, गॉस, हर्ट्ज या टेस्ला। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। 19 का ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया हेनरी ने। ऑप्शन नंबर बी है ओरस्टेड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है वोल्टा द्वारा। तो हम जानते हैं किसके द्वारा किया गया था? 20 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ओरस्टेड ने। ठीक है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है? हम जानते हैं जर्मेनियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो आतिशबाजी की जाती है उसमें जो हरा रंग दिखाई देता है आसमान में जाके, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण हमको आतिशबाजी में हरा रंग मिलता है। लेकिन हम लाल रंग की बात करते हैं तो स्ट्रांसियम। ठीक है, तो लाल रंग के लिए स्ट्रांसियम का प्रयोग करते हैं और हरे रंग के लिए बेरियम का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु क्या होती है? लिथियम। ऑप्शन नंबर बी है ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लोहा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सिल्वर। ठीक है, हम जानते हैं सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम होती है। तेज कसी सबसे हल्की होती है हमारी लिथियम। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली आदि के तत्व बने होते हैं। तो ये तत्व किसके बने होते हैं? ये तत्व हमारे बने होते हैं नाइक्रोम के। ये जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी उपकरण हैं, इनके जो एलिमेंट बने होते हैं वो हमारे नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, तो 24 का भी हमारा करेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है
हम आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमने बहुत फास्ट रिवाइज भी कराया है आपको, ठीक है। एक बार आपने पढ़ा, एक बार क्वेश्चन को रिवाइज किया, हम आशा करते हैं कि आपको 25 क्वेश्चन रट गया होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 25 वाला, धातु की प्रकृति होती है, जो हमारे मेटल होता है उसका नेचर कैसा होता है आपको बताना है, उसकी प्रकृति कैसे होती है। तो हमारी जो मेटल होती है वो क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। 25 का ये हम आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आज के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। दोस्तों आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी है सेलेनियम, ऑप्शन नंबर डी है आर्सेनिक, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप सेमीकंडक्टर के बारे में क्या क्या जानते हैं उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने से क्या होगा कि आप सेमीकंडक्टर के बारे में कितने पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखने से ये भी पता होता है कि जितने पॉइंट आप लिखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, इसका मतलब कि उतने क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर से तैयार है, ठीक है। तो अर्धचालक के बारे में कितना चीज़ आपको याद है आप उतना लिखने का प्रयास करेंगे, साथ साथ में इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। जितने स्टूडेंट हैं आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। हम आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।